नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई आखिरी चरण में है, लिहाजा प्रदेश का सियासी पारा भी अपने शबाब पर है। चौथे चरण की उन सीटों पर सबकी नजरें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर रहती है, और ऐसी है एक सीट है इंदौर। लेकिन इस बार इंदौर के चुनावी समीकरण बदले हुए हैं। आखिर क्यों? आज सत्ता के महासंग्राम में इंदौर सीट पर बदले हुए समीकरणों की पड़ताल करेंगे और अनादि टीवी पर आज हम इंदौर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कुछ दिन पहले तक इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन रातों रात कांग्रेस के भीतर खेला हो गया और नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपना पर्चा भी वापस ले लिया, जिसके बाद अब इंदौर की सियासी लड़ाई एक तरफा दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने अब यहां से वोट फॉर नोटा की अपील की है, जिसको लेकर तमाम तरह के चर्चा गर्म है। इंदौर के वोटर्स के बीच नोटा को लेकर अपने अपने तर्क देखे जा रहे हैं। गली मोहल्ले चाय की दुकानों पर बदले हुए समीकरणों का विश्लेषण किया जा रहा है। तो आज प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नोटा और बदली हुई परिस्थिति को लेकर वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के नेता ऐसे कैसे देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में बात करते हैं इंदौर लोकसभा सीट की। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इंदौर लोकसभा सीट पर बीते 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने इन सालों में कई प्रयोग किए, युवा से लेकर अनुभवी उम्मीदवारों को मौका भी दिया, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। कांग्रेस को इंदौर सीट पर लगातार 9 बार से हार मिल रही है। इस सीट से वरिष्ठ बीजेपी नेत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रिकॉर्ड चुनाव जीता है और इस बार भी बीजेपी की एक तरफा जीत दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सीट पर अब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही नहीं है। जी हाँ, दरअसल अक्षय कांति बम ने कांग्रेस को झटका देते हुए पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर एक प्लान जरूर तैयार किया, वो है वोट फॉर नोटा, और नोटा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल हो जो चुनाव के बीच नोटा को प्रमोट करे, लेकिन इंदौर में कांग्रेस ऐसा कर रही है, जिस पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर फिर इतिहास बनाने जा रहा है, वो भी राजनीति के क्षेत्र में। हालांकि यहाँ की जनता के सामने अब बदले हुए समीकरण हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप भी लगा रही है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, नोटा को प्रमोट कर रही है। तो बीजेपी कांग्रेस में अंदर ही खोट बता रही है और ये संदेश दे रही है कि यहां तो उसकी जीत पहले से ही तय थी। खैर, अब बदले हुए समीकरण पर क्या है लोगों की राय, नेताओं की क्या है दलीलें, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त हम इंदौर में देख रहे हैं वो इतिहास में शायद ही कभी बनी हो कि राजनीतिक दल नोटा को प्रमोट कर रहे हो। योगेश राठौर हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारोराम कुमावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुमावत जी, स्वागत आपका। रवि दांगी जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, सर आपका भी स्वागत। ललित उपमन्यु जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। उपमन्यु जी, आपसे ही हम शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वाकई ये पहली बार है जब कोई राजनीतिक दल नोटा को प्रमोट कर रहा है, वो भी चुनाव के बीच। कांग्रेस के पास कोई और चीज नहीं थी, कोई और तरीका नहीं था, लेकिन अब जब कैंडिडेट वापस हो गया तो वहां आप क्या गलतियां कांग्रेस की देखते हैं और इससे किसका फायदा किसका नुकसान होने जा रहा है? ललित सर। कांग्रेस को दिख नहीं रहा है और कांग्रेस ने शुरू से ही कुछ इस तरह से गड़बड़ियां कर दी थी कि उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, जो मेरी राय है उसके मुताबिक। दरअसल कांग्रेस ने जब अक्षय कांति बम का फॉर्म किया था तो उन्होंने डमी जो फॉर्म डलवाया था मोती सिंह पटेल का, उसमें पार्टी तो कांग्रेस भर दी थी लेकिन फॉर्मेलिटी सारी निर्दलीय उम्मीदवार की थी। तो वो 2 पॉइंट उनके क्लेश होने से वो पिक्चर से बाहर हो गए। अदरवाइज अगर कांग्रेस शुरू से योजनाबद्ध तरीके से सारा प्रक्रिया करती तो हो सकता है अक्षय कांति बम के पाला बदलने के बावजूद उन्हें मोती सिंह पटेल के रूप में दूसरा कैंडिडेट मिल सकता था, जो बाद में अपनी दावेदारी के लिए हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। पहली बात है। दूसरी बात, रहा सवाल नोटा का, तो ये ठीक है, एक अजीब सा माहौल इंदौर में बन गया है नोटा को लेके, और कांग्रेस ने शुरुआती 2-3 दिन में जो विक्टिम कार्ड खेला था उसका कुछ हद तक असर हुआ था। लेकिन क्या हो रहा है कि कांग्रेस के पास संगठन की कमी है। तो ये नोटा चर्चा में तो है, लेकिन उस चर्चा को गुस्से में कन्वर्ट करने के लिए जो मुहिम चलती है, जो मुहिम की जरूरत होती है और उसके लिए संगठन की जरूरत होती है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। कि आप और हम या 4 लोग अगर शहर में कहीं मिल रहे हैं तो वो बात जरूर करते हैं कि क्या जरूरत थी यार, जीत तो रही थी बीजेपी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो गुस्से में है। उसको, उस चर्चा को गुस्से में कन्वर्ट करने के लिए कांग्रेस को जो बड़े पैमाने पे एक मुहिम की, आंदोलन की जरूरत थी, वो उसने नहीं किया। और उसका उलट ये हुआ कि बीजेपी चौकन्ना हो गई
कि ऐसा ना हो कि एक अजीब सी मुहिम जोर पकड़ ले। तो बीजेपी, जितना मेरी जानकारी में है, मैंने अभी 2-3 प्रोग्राम बीजेपी के अटेंड भी किए हैं अपनी तरफ से, तो मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी उतनी ही सक्रिय है जितनी कैंडिडेट सामने कांग्रेस का होता तो भी होती। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस का चुनाव, कांग्रेस कभी भी मुकाबले में फॉर्म भरने के बाद और फॉर्म वापस लेने के बीच भी मुकाबले में कहीं नहीं थी, क्योंकि बीजेपी जब मैदान में आ चुकी थी तब तक भी कांग्रेस ने कोई लय नहीं पकड़ी थी। एक दफ्तर मात्र खुला था कांग्रेस का इंदौर में, ना उनका विधिवत कोई रोड शो, कोई जनसंपर्क, कोई आम सभा, कुछ नहीं हुआ था। तो ये जरूर है कि चुनाव पहले दिन से नीरस था, अब और ज्यादा नीरस हो गया। लेकिन नोटा के कारण थोड़ी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन वो नोटा का अभियान सफल हो जाएगा इसमें मुझे शक है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन एकदम कोई क्रांति आ जाएगी नोटा में, 1 लाख 2 लाख वोट नोटा में डल जाएंगे, इसकी मुझे शंका है। क्योंकि 41 डिग्री टेम्परेचर में लोग पार्टी को वोट देने नहीं निकल रहे हैं, तो नोटा को देने कहाँ निकलेंगे? घर में बैठे रहना भी अपने आप का एक नोटा ही है। बिल्कुल। मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ, हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का हाल हम देख रहे हैं, दांगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, सब स्पष्ट कर दिया उपमन्यु जी ने। आगे सवाल यही कि लोग तो वोट देने ही नहीं निकल रहे हैं, राजनीतिक दलों को उनके चेहरे पर, उनके मुद्दों पर वैसे ही वोट परसेंट कम आ रहा है। नोटा को प्रमोट आप क्यों कर रहे हैं? आपके पास अब बस यही चारा बचा है? पारुल जी, एक बात बताइए। पहली बात तो आपने कहा कि लोग वोट देने नहीं निकल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि जहां जागरूकता इस देश के अंदर, विश्व में एक चरम पर है, और उसके बाद भारत देश के अंदर ये मान लीजिए कि वोट देने नहीं निकल रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जो सरकार रही है 14 से 24 तक, उस पर विश्वास कम हुआ है। एक तो ये है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि इंदौर में चुनाव होने से पहले ये कहना कि वोट देने नहीं निकल रहे हैं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये अभी तय नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अक्षय कांत एवं कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें लड़ने दिया जाता, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी दिक्कत क्या थी? या भारतीय जनता पार्टी के वे मंत्री जो अपनी कार में बिठाकर, या वे विधायक जो कलेक्टर ऑफिस लेकर गए और नामांकन उठवाया, तो आप ये देखिए कि अगर अक्षय कांति बम को स्वयं उठाना होता या स्वयं इच्छुक होता तो वो अकेले जाते। लेकिन उनके आगे पीछे निरंतर कितने दिनों से रणनीति तैयार की जा रही थी कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी द्वारा, जो कि आपने और हमने सबने देखा है, उसका हमें नहीं पता। लेकिन हमने एक विश्वास के साथ में एक विश्वसनीय कैंडिडेट आपकी रणनीति कमजोर पड़ गई, आपको ये मानना होगा दांगे जी। आप एक्टिव ही नहीं थे सर, बता रहे हैं उपमन्यु जी कि आपका जब तक बूम पर आ चुका था बीजेपी का प्रचार प्रसार, तब आपके कार्यालय खोलना शुरू हुए थे, और यही त्रुटि हो गई आपसे। आपने पूरी तैयारी की ही नहीं। आपका डमी कैंडिडेट पहले ही बैक ले लेता है, आपके पास 2-3 घंटे बचते हैं, आप तब कोई प्रयास नहीं करते हैं। पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी, उनका क्षेत्र है, वहां आप लोगों की रणनीति में आपकी त्रुटि हुई है, इसको मानना होगा आपको। पारुल जी, मेरा ये कहना है कि आप एक बात बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी रणनीतियां कम है? अगर वो चले गए, इसको अगर लेकर आप कह रहे हैं संदेह, अगर इस बात को लेकर कह रहे हैं, दूसरी भी बात रखी, डमी कैंडिडेट की बात रखी, आपके पास 3 घंटे का समय था, वो भी बात रखिए। मुझे एक बात बताइए, अभी आप 29 लोकसभा पे जो नाम भरे गए हैं, खजुराहो को छोड़कर अगर बाती की बात करें तो डमी की जरूरत पड़ी क्या? हमें नहीं पड़ी ना। अगर एक जगह पर इंदौर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी होने के बाद भी तो इंदौर में आपने कोई भाई, हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप इस बात को पहले सुनिए। पारुल जी, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ व्यक्तिगत रूप से आप ये बताइए कि क्या अक्षय कांति बम को इस स्थिति में आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के इतने जिम्मेदार नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना चाहिए? सर, ये अगर ये सवाल है। आप हम सबसे बेहतर आप राजनेता समझते हैं। पहले मेरी बात पारुल जी पूरी बात होने दीजिए। अगर ये मैं समझता हूं शहर के हित में होता या देश के हित में होता, प्रदेश के हित में होते, तो सुमित्रा महाजन जैसी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा स्पीकर बाहर आकर ये नहीं कहती कि नहीं होना था। दूसरी बात, अक्षय कांति बम आप समझ रहे हैं किस दबाव में, किस कारण से, किस कोर्ट के केस के अंतर्गत और किस तरीके से ले जाए गए होंगे? तो वो बोलेंगे तब समझ आएगा ना सर। आप दूसरे दल हो गए, अब आप बोलेंगे तो वो आपकी रणनीति मतलब वो बोले, भारतीय जनता पार्टी वाले बोले नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो बोल रहे ना, आप सुनिए ना, उनकी बात सुनिए, अक्षय कांति बम की बात सुनिए। पहले की प्रेस वार्ता जिसके अंतर्गत वो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव जो भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद उनकी बड़ाई कर रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैं बीजेपी से रिएक्शन ले लूं, उसके बाद योगेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनके साथ आम जनता भी है, नोटा को लेकर उनकी राय क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुमावत जी क्या कहेंगे, अगर वाकई नोटा को लेकर जो प्रचार प्रसार कर रही है कांग्रेस, वोट देने की अपील कर रही है, अगर ऐसा हुआ 30% 40% भी वोट नोटा पर चले गए तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी? और पहले से आप ये भांप चुके हैं इसलिए एक्टिव भी नजर आ रहे हैं।
देखिए, एक्टिव तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन रहती है, ये आपको जानकारी होगी। और जो मेरे कांग्रेसी मित्र बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय कांति बमू जी को एक योजनाबद्ध तरीके से काम उठा लिया, ये सब उनके फेलियर की निशानी। जिस प्रकार पूरे देश में राहुल गांधी के कारण कांग्रेस बिखर रही है, उसी का एक छोटा रूप यहाँ जीतू पटवारी जी, क्योंकि वो अध्यक्ष बन गए हैं पर उनमें अभी वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आया, इसके कारण पूरी कांग्रेस में बिखर रही है। और ये मैंने पहले भी, आप एक बार पहले भी दूसरे नेक्स्ट चैनल पर मैंने विषय रखा है कि ये जो भुगतान हो रहा है राम मंदिर का, जो न्योता उन्हें ठुकराया है ना, उसी दिन से ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि जिन जिन कांग्रेसियों के मन में हृदय में राम जी विराजमान थे, धीरे धीरे वो उनसे दूर होते जा रहे थे। और ये इनके सिस्टम का फेलियर है। अगर ये चुनाव लड़ना चाहते तो डमी कैंडिडेट इनका सामने खड़ा होता है। इनकी वो टीम कहाँ थी जो ये सब योजना कर रही थी? हाँ, ये आपके मन में विषय आ सकता है कि आखिरी दिन में ऐसा क्या हुआ, तो ये व्यक्ति के मन में कभी भी हो सकता है। और पहले हर व्यक्ति एक समय में कांग्रेस में काम करता था। जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना हुई तो पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे, पर जब उनको लगा कि कांग्रेस राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे जब जब लोगों को लगता है, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्र हित में काम कर रही है, लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर लेकर चल रही है कांग्रेस की, एंड टाइम पर आपकी चालाकियां, आपकी स्ट्रैटेजीज उनके कैंडिडेट को उड़ाकर ले गई और अब वो नोटा के लिए मांग कर रहे हैं। चाहे तो वो किसी और के को भी समर्थन दे सकते हैं खजुराहो की तरह, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो नोटा के लिए मांग रहे हैं। वो सिंपैथी फैक्टर आपके लिए माइनस हो सकता है, माइनस पॉइंट हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। उनके साथ समस्या ये है कि कार्यकर्ताओं को मुंह कैसे दिखाएं, क्योंकि गलती उनके नेतृत्व की है। तो इन्होंने कार्यकर्ताओं को भ्रम में डालने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए नोटा, अन्यथा तो यहाँ भी अन्य जो कैंडिडेट अक्षय कांति पर एंड टाइम पर कैलाश जी के साथ नजर आए, ये भ्रम थोड़ी ना है, ये तो सत्य है ना। नहीं, वो उनके साथ गए तो उन्होंने जाते समय जब तय किया कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी में जाना है, इसलिए आपके साथ जाकर मुझे वापस लेना, तो ये शायद प्रक्रिया राजनीति की। इसमें इनके संपर्क में रहते हुए इतने लंबे समय अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, तो ऐसी उनके साथ क्या परिस्थिति बनी होगी, इन लोगों ने उनके साथ क्या परिस्थिति बनाई होगी कि उनको ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का हाथ छोड़ना पड़ा। आपका कहना है कि कांग्रेस ने कोई ऐसी परिस्थिति उनके सामने रख दी जिसकी वजह से वो नामांकन वापस करने के बाद कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ दिखाई दिए। ठीक है, मैं आगे आ रही हूँ आपके पास वापस। योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, आम जनता का नोटा को लेकर क्या सोचना है, और एक राजनीतिक दल जब नोटा को प्रमोट करने लगे तो परिस्थितियां अलग हो जाती है, इतिहास में पहली बार होगा। देखिए पारुल, इंदौर का जो चुनाव है उसका जो असर है वो बहुत काफी हद तक कम हो चुका है। यानी कि जो लोगों में उत्साह था लोकसभा चुनाव को लेकर, वो ये घटनाक्रम हुआ पिछले दिनों जो, उसके बाद में काफी लोगों का उत्साह कम हुआ है। हालांकि नोटा को लेकर जो है वो लोगों में इतना ज्यादा उत्साह देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि या तो नोटा के लिए वो कट्टर कांग्रेस के सामने आएंगे जो कि नोटा के बटन को दबाएंगे। अब ये जो वोटर्स है ये है ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इंदौर का। विधानसभा 5 में ज्यादातर है, या विधानसभा 1 की बात करें वहां पर है, तो इन क्षेत्रों में देखना होगा कि वहां पर कितने ऐसे वोटर्स है जो कांग्रेस के कट्टर है, या जो कांग्रेस के नोटा को समर्थन करते हैं, जो नोटा को वोट देंगे। लेकिन कहीं न कहीं नोटा का असर इंदौर में देखने को मिलेगा, और ऐसा लगता है कि शायद कोई एक रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि एक नोटा को लेकर एक रिकॉर्ड 53,000 मतों का है। इसको अगर रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है तो शायद इंदौर में एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अब आम आदमी की बात करें तो हमने कई लोगों को रोका, पूछा उनसे, लेकिन समय कमी का कई लोग रुक नहीं पाए, कुछ लोग हमारे साथ हैं। लेकिन लोगों का क्या कहना है ये पहले हम उनकी जुबानी सुनेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने हमें उनके ओपिनियन बताए। भाई तो ये बताइए कि आप चुनाव, लोकसभा चुनाव आए, इसका क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी जब अभी क्या लग रहा है आपको? चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बीजेपी के समर्थन से चले गए, बीजेपी के कंकन लालवानी है आप सामने मैदान में लौटे, क्या लगता है आपको कि चुनाव का उत्साह का किस तरह का शहर में दिखाई दे रहा है, बताइए? नहीं, दादा शहर में चुनाव का माहौल ही नहीं दिख रहा। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी उससे चले गए बीजेपी में, ठीक रहा वो तो गलती काम करा इनने, गलत है। जब आपके पास में टिकट मिल गया है उसके बाद में आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, टिकट नहीं लेना था।
पहले ही मना करते थे, आप दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो जाता। कांग्रेस नोटा को लेकर समर्थन करे कि नोटा को वोट दीजिए, बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए, तो क्या लगता है आपको कि नोटा के समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं? आप क्या बोलते हैं? दादा बीजेपी के समर्थन में तो हम नहीं है, नहीं हम कांग्रेस के समर्थन में। ये है कि जो उम्मीदवार ने गलती करी है उसमें नोटा में ही आई। अच्छा, नोटा को आप समर्थन करते हैं। ये बताइए कि अब जो चुनाव में एक इकलौते शंकर लालवानी मैदान में दिखाई दे रहा है, बीजेपी की जीत वैसे भी शायद इंदौर में दिखाई दे रही थी पहले भी, लेकिन क्या लगता है आपको कि अब चुनावी क्या उत्साह दिखाई दे रहा है और आपको क्या लगता है माहौल कितने मतों से जीतेंगे शंकर लालवानी? कितने मतों से जीतेंगे? और नोटा को आप समर्थन करते हैं? नोटा को ही रखते हैं समर्थन, आप बीजेपी को करते हैं ना कांग्रेस को। कारण क्या नोटा को समर्थन करने का? नोटा को समर्थन करना इसलिए चाहते हैं कि आपस चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार आपको बनती दिखाई दे रही है? आइए तो माहौल से कुछ फिर नोटा को समर्थन क्यों कर रहे हैं आप? मतलब बीजेपी के खिलाफ नोटा को समर्थन करने का कारण क्या है? खिलाफ महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई का बढ़ रही है, ठीक है, मतलब परिवर्तन हो। पारुल नोटा को समर्थन करते हम एक और महाशय इनसे बात है, ये बताइए कि चुनाव में किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? क्या लगता है आपको कि जो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो जोश दिखाई दे, झंडे दिखाई दे, चुनाव प्रचार दिखाई दे, क्या आपको दिखाई दे ऐसा कुछ माहौल? क्यों नहीं दिखाई दे ऐसा माहौल? कारण क्या है? 24 घंटे चलने वाली आर्थिक राजधानी इंदौर में चुनावी हवा नहीं चल रही है। लोग बोलना चाहते हैं लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रहा कि जो चुनाव चल रहे हैं उसमें क्या बोले आखिरकार। किसी के अच्छा, पास कुछ लोगों को शब्द तो यही नहीं है। पता कि कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही है। कुछ लोगों को तो नहीं पता है, ये इसलिए कांग्रेस को अभियान भी चलाना पड़ रहा है कि नोटा को दीजिए, हमारा कैंडिडेट नहीं है। जनता नोटा को वोट करना चाहती है, लेकिन इसे आपके बैक फुट की वजह से भी देखा जा रहा है, आपकी बैकफायर की वजह से भी देखा जा रहा है। दांगे हमारे साथ जो कांग्रेस से दांगे साहब जुड़े हुए हैं, दांगे साहब, ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि जनता नोटा को वोट करना चाहती है, लेकिन वो कांग्रेस को भी वोट नहीं करना चाहती है। तो पारुल जी, अब कांग्रेस को वोट अभी फिलहाल में कहां से करेगी जब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है? तो कांग्रेस को वोट तो पहले ही बना हुआ है ना सर। ये तो आपके साथ अभी एक बात बताइए, एक मेरी बात समझ ले पारुल जी, मेरे को बोलने दीजिए 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप समय देना चाहते हैं मुझे बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है, अभी अपने संवाददाता जी ने, योगेश राठौर जी ने पब्लिक से बात करी, आपने देखा कि 4 लोग खड़े थे, उनमें से नोटा के लिए कितने सजेस्ट और चीजें समझ रहे हैं। आज मुझे बताइए, कांग्रेस का जब कैंडिडेट नहीं है और हम कह रहे हैं, नहीं आप हम बता रहे हैं, एक बात बताइए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये देश के में लोकतंत्र खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अगर इंदौर शहर में काम कर रही है, हम बीजेपी को देना चाहते हैं, हम कांग्रेस को देना चाहते हैं, हम नोटा को देना चाहते हैं। बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, तो जब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है तो कांग्रेस को नहीं देंगे तो नोटा को देंगे। आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं, छोटी सी टिप्पणी योगेश, आपकी बात पर योगेश कुछ कह रहे हैं। मैं आप ही के पास आ रही हूँ वापस। योगेश, फोन डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए दांगी साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आज मुझे एक बात बताइए, जब इन्हें इतना विश्वास था, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो क्या जरूरत थी यहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को अपनी पार्टी में लेने की? और कौन ले रहे हैं? कैलाश जी, रमेश जी, मतलब आप मेरी बात समझिए पारुल जी, लोकतंत्र खत्म करने वाली बात पूरे देश में कहीं हुआ जो इंदौर में हुआ? इंदौर शहर की नगरी वो है यहाँ जो स्वच्छता में निरंतर एक के बाद एक यहाँ जनता मेहनत करके संघर्ष करके जागरूकता के अभियान के अंतर्गत है। मैं आप ही के दर्द को लिए जा रही हूं। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, आज पब्लिक जागरूक हो चुकी है, नोटा को वोट देना चाहती है, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। मजबूरी आपकी भी हो रही है कि आपको जागरूक कराना पड़ रहा है कि नोटा को वोट दीजिए, क्योंकि आपके पास कैंडिडेट नहीं, इनकी पार्षद मैडम नहीं रिक्शे से हटवाए ना नोटा। हमारे इंदौर ब्यूरो ललित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित सर, ये जो गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, अब भले ही वो आरोप किसी पर भी मणे, ये ऐसा नहीं है कि हम ये चीजें इस चुनाव में नहीं देखें, हमने गुजरात से लेकर खजुराहो से लेकर इंदौर में गलती हो गई। रुकिए ना दांगी जी, एक मिनट आप मुझे थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ा सवाल तो ले लूं। उपमन्यु जी आपको समझाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। आपने कहा कांग्रेस से गलती, मुझे ये तो बताइए कांग्रेस से गलती क्या? रुक जाइए, गलती हुई है ना सर आपसे, आपने अपनी रणनीतिक चूक आपसे हुई है, आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी फ्लॉप हुई है, इसे मानिए। नहीं तो आपका कैंडिडेट, आपके पास 3 घंटे थे, आपका कैंडिडेट होना चाहिए था। ठीक है, रुकिए सर, इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप नोटा के लिए मांग रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी वाले उपमन्यु सर,
अरे कार में बिठा के सेल्फी ले रहे हैं। रवि डांगी जी, मैं आपकी बात को कहना चाहूंगा, जमीनी स्तर पर हम जब काम कर रहे हैं रवि डांगी जी, तो कहीं ना कहीं अक्षय क्रांति बम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अक्षय क्रांति बम के साथ में कांग्रेस के नेता साथ नहीं हुए तो रणनीति नहीं बनाई जा रही, इतना चुनाव प्रचार इतना जोर शोर से दिखाई दे रहा था जिस तरह से कांग्रेस चुनावी मैदान में, इसलिए ये सारी बातें निकल के आ रही थी। अक्षय क्रांति बम छोड़ के घर बैठ जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने खुद ने कहा कि 15 दिन पहले से सारी उनकी मीटिंग के अंतर्गत चल रही थी। कांग्रेस हर लोकसभा सीट पे, आप मुझे बताइए, मैं आपको छोटी बात बता रहा चाहूंगा, जब अक्षय क्रांति बम का नाम हुआ था फाइनल, जब कांग्रेस कार्यालय में हम थे तो कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं मिले थे, झंडे ढूंढना पड़ रही थी, झंडे कहाँ रखे थे, बम को समझ आ गया था कि उनके साथ कांग्रेस ही खड़े नहीं है, तो भला ठीक है योगेश रुकिए, ललित सर, क्योंकि अब बारी बारी से एक एक कमेंट लेना होगा, डांगी साहब प्लीज रुकना होगा आपको यहाँ पर, डांगी जी रुकना होगा सर, डांगी जी रुकना होगा। ललित जी, कुल मिलाकर ये स्थिति स्पष्ट है कि अक्षय क्रांति बम को ये समझ आ रहा था उनके साथ लोग नहीं है, जैसे कि योगेश भी बता रहे हैं कि कार्यालय में कार्यकर्ता उनके साथ नहीं खड़े होते थे, तो इसलिए उन्होंने परिस्थिति को समझ के भी निर्णय लिया। लेकिन नोटा के लिए कांग्रेस वोट मांग रही है और अब स्थिति ये है कि ये आंकलन किया जा रहा है कि नोटा से पहले अगर परिस्थिति ये होती, उनका जो डमी कैंडिडेट है उसको वापस ले लेना, खजुराहो से उनको एक सबक मिल गया था लेकिन वो तैयारी नहीं थी। अब कांग्रेस के साथ आगे आप क्या देखते हैं और बीजेपी के साथ ये जो परिस्थिति नोटा वाली बन रही है इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो पिक्चर से बाहर हो गई, वो नोटा को अपने पक्ष में गिन भी नहीं सकती। ये एक ठीक है, उन्होंने एक मुहिम चला दी है। और एक चीज और मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे दूं कि कांग्रेस कालांतर में ऐसा करती रही है, कांग्रेस के पास और भी ऑप्शन थे। 2000 में जब मेयर का चुनाव हुआ था तब भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट, महापौर जैसे चुनाव में जब डायरेक्ट चुनाव हुआ था पूरे देश में, पहली बार डायरेक्ट जनता ने महापौर चुना था, उस साल भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, तो कांग्रेस के एक धड़े ने सुरेश सेठ को अपना समर्थन दिया था और 1,05,000 वोट वो लेके आए उस जमाने में। तो ये पहले भी होता रहा है। और एक चीज, एक रेफरेंस और दे दूं इंदौर को लेके कि किसी की भी लहर हो इंदौर में, कोई से भी नेता की, किसी भी पार्टी की लहर हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक वर्ग है जो 7,000 से लेके 12,000 वोट तक हर चुनाव में लेके आता है सामने कोई भी कैंडिडेट। कांग्रेस के पास ढेर सारे ऑप्शन थे, अगर वो चाहती तो इसका अध्ययन करके उच्च स्तर पे बातचीत करके एक नए विकल्प पे जा सकती थी और चुनाव को रोचक बना सकती थी। नोटा तो यूं ही ऑप्शन में है लोगों के पास, कांग्रेस न भी कहती तो नोटा था। अक्षय क्रांति बम का जहां तक सवाल है तो मेरा अपने कांग्रेसी मित्र से निवेदन है, ये बार बार कह रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया गया, तो इसमें कांग्रेस की रणनीति मुझे थोड़ी कमजोर लग रही है कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जो ब्लैकमेल हो गया। और एक चीज बता दूं कि कांग्रेस की ये तीसरी चौथी चूक हुई। पहली चूक उनसे ये हुई कि उन्होंने जिसको कैंडिडेट बनाने के लिए बात किया, विशाल पटेल, मैं नाम भी ले रहा हूं, वो पूर्व विधायक थे इंदौर के, वो बीजेपी में चले गए। दूसरे विधायक को अप्रोच किया, वो बीजेपी में चले गए। तीसरे कैंडिडेट को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि लड़ तो लूंगा पर हार जाता हूं, फिर जब मैं विधायक का टिकट मांगता हूं तो आप मेरी हार गिना देते हो कि तू लोकसभा 3 बार हार गया तो मुझे नहीं लड़ना। तो कांग्रेस पहले दिन से ही बैकफुट पे थी। अक्षय क्रांति बम खुद मतलब ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते थे कि बली का बकरा हूं। तो जब, और उससे बड़ी बात ये कि जब इन्होंने फॉर्म वापस लिया तो कई कांग्रेस के बड़े लीडर ये कहते हुए पाए गए कि हमें पहले ही शंका थी कि ये ऐसा करेगा। जाहिर है, जब आपको शंका थी तो आपने रणनीति मजबूत क्यों नहीं की? जिस समय वो फॉर्म वापस लिए उस समय मैं आई विटनेस हूं, मैं वही कलेक्टेड ऑफिस में था। कांग्रेसी एक साइड खड़े रहे, वो दूसरे साइड से आए, अपना फॉर्म वापस लिया और चले गए। और उसमें जो साइड में खड़े थे वो उनके प्रस्तावक थे, जिनको ये भी नहीं पता चला कि हम जिसके प्रस्तावक है वो फॉर्म वापस ले रहा। तो ये तो नीतिगत चूक है ना। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है, कैसे कैंडिडेट को सहेजना, कैसे चुनाव लड़ना, ये चीज तो होना चाहिए। जी सर। डांगी जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी। वापस जब लेने गए थे तो पूरे क्लियर कर दी जी। नहीं, ठीक है, ललित जी ने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। फिर मैं यही कहूंगा कि आप मुझे सारे निचोड़ का सिर्फ एक आकलन बताइए, जितने भी कमजोर थे, लड़ना, रणनीति वगैरह वगैरह वगैरह, सब कांग्रेस का पारिवारिक इंटरनल मामला था, ना कि वो कोई भारी मामला है, ना उस पर डिस्कस होना चाहिए। हम लड़ते, जैसे भी लड़ते, हारते जीतते, हमारी कहानी थी। लेकिन अक्षय क्रांति बम का जब फॉर्म उठाने गए तो रमेश मिंदोला जी वहां क्या कर रहे थे, और फॉर्म उठाने के बाद कैलाश जी गाड़ी की जब ड्राइविंग सीट पे बैठकर सेल्फी लेते हुए क्या कर रहे थे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्या अक्षय क्रांति बम को, अरे इनको समस्या, दांगी जी को जो है
ये है कि वो ले लेते हैं, कांग्रेस घर चली जाती है, सब चली जाती है, पर वो भाजपा में क्यों चले गए? क्योंकि इनके मूल में कोई भी आदमी राष्ट्रवादी काम करे, इससे हमें को इनको शुरू से ही पीड़ा है। और राहुल गांधी जी ने तो रामलला का विरोध करके ये सिद्ध कर दिया। अब इनको समस्या अक्षय कांतिलाल बंग जी ने वापस ले लेते, उसकी कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस चुनाव में बीजेपी बची है, कांग्रेस में हो चुकी है। आप इतने कांग्रेसी लोग हो चुके हैं कि बीजेपी रही नहीं, कांग्रेसी में हो चुकी है पूरी तरीके से। आप भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस में ही बोलिए। उपमन्यु सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इस डिबेट में होना चाहिए, वापस आइए ललित सर, अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी गया तो फिर क्या आगे संविधान विधि विधान क्या कहता है? संविधान क्या, उस पे जो उसका जो नॉर्म्स है वो तो ये है कि मूल कैंडिडेट से अगर ज्यादा आते हैं तो चुनाव पे असर पड़ेगा। मूल कैंडिडेट से ज्यादा आने की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है। इसलिए नहीं लग रही है कि 28 लाख वोटर्स की लोकसभा है, 50% वोटिंग भी हुआ तो 14 लाख वोट डालना है। अनुमान लगा लीजिए बीजेपी का पार्टी का वोट पिछले 5 साल 30 साल से 25 साल से 4 लाख 5 लाख 8 लाख वोट मिल रहा है। आप अनुमान लगा लीजिए, तो नोटा अधिकतम 5 फिगर भी चला जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। तो इससे कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं होना है, मुझे ऐसा लगता है। जी योगेश, आप पूरे इंदौर को इस वक्त कवर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये जो माहौल नोटा को लेकर बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है वो बनाने में कामयाब दिख रही है? शंकर लालवानी भारी दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल ग्राउंड क्या कहता है? देखिए फारूक, नोटा को लेकर लोगों को अब समझना है कि आखिर नोटा है क्या। कि नोटा के प्रचार से जो है कुछ लोगों को समझ में तो आ गया कि नोटा है क्या, लेकिन लोगों को इस बात की नाराजगी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो बहुत ज्यादा हद तक उचित नहीं था। यानी कि ये करने की जरूरत है कि बीजेपी ऑलरेडी जीते, इसलिए लोगों की नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बीजेपी के समर्थन में थे वो डालने के लिए बाहर निकले, लेकिन जो कांग्रेस के समर्थन में वो नोटा के लिए जरूर थोड़े बहुत बाहर निकलेंगे। ललित जी ने सही कहा कि 20-22 हजार वोट मिले तो भी, लेकिन काफी हद तक अगर वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का ये गुस्सा दिखाई देगा। दूसरी बात हम बता दें, ललित जी की एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा और मैं उसी बात को आगे चलाऊंगा कि अगर मोती सिंह पटेल को डमी कैंडिडेट खड़ा किया था तो ये तो तय था कि अक्षय कांति बम कहीं ना कहीं आगे जाके फिसल जाएगी। तो क्यों अक्षय कांति बम के साथ पूरी टीम नहीं चली, क्यों अक्षय कांति बम को अकेला छोड़ दिया गया? कई सारे सवाल आसान हुआ, कांग्रेस को इसका आकलन करना होगा और अंदर खाने चिंतन भी करना होगा, क्योंकि ये स्थिति बनी है कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए कि वो देश की इतनी महत्वपूर्ण सीट पर जहां से वो बार बार हारते आए हैं, आपको तो और मजबूती के साथ फायर करना चाहिए था, आपको तो और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए था, क्योंकि आप बार बार हार रहे थे। लेकिन वहां पर आपके साथ फिर गलती हुई और फिर इस चूक के बाद अब आपको नोटा के लिए वोट मांगना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर की हम बात कर रहे थे, इंदौर लोकसभा सीट जो अपने आप में हाई प्रोफाइल हॉट सीट, देश की नजर इस पर है, क्योंकि अक्षय कांति बम जिन्होंने नामांकन फॉर्म वापस लिया और उसके बाद कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हो सकता था अगर कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत रखती, लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ। ये कांग्रेस की गलती भी कही है और अब कांग्रेस नोटा के लिए अपील कर रही है कि वोट फॉर नोटा। ये देश के इतिहास में पहली बार है जब नोटा के लिए कांग्रेस या फिर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो वोट मांग रहा है। ऐसा नहीं, इससे पहले भी महापौर का जब चुनाव हुआ तो 2011 में, मैं गलत नहीं हूं तो अभी उपमन्यु साहब भी बता रहे थे कि तब कैंडिडेट ही नहीं उतारा था कांग्रेस ने। तो इंदौर में इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन नोटा को लेकर प्रचार प्रसार कांग्रेस कर रही है। इसका क्या कोई असर लालवानी जी की जीत पर पड़ेगा? लालवानी जी के वोट कम होंगे, इसको भांप लिया है शायद बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी भी और तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन त्रुटि वहां पर भी हो जाती है जब आपको पता हो कि आप इस सीट से बार बार हारते आए हैं, तो आपको और मजबूती के साथ और अच्छा कैंडिडेट चुनकर आना चाहिए। आपने जिसे चुना वो बीजेपी में चला गया, फिर दूसरे किसी विधायक को चुना वो बीजेपी चला गया, और जिसे आपने उतारा उसे लगा कि मैं तो हारने वाला हूं क्योंकि मेरे साथ तो संगठन ही नहीं खड़ा हुआ है, कार्यकर्ता ही नहीं खड़ा हुआ है। ये वहां के रिपोर्टर्स, वहां के पत्रकारों ने खुद तस्वीर बयां की है। देखते हैं इंदौर में आगे क्या होता है, 4 जून को पता चलेगा इंदौर क्या बताता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।